हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करने के रूल्स के बारे में जाना था। कुछ रूल्स रह गए थे, उसे हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही आज से हम लोग हर वीडियो के अंत में एक नया वर्ड सीखेंगे, उसके साथ उसके कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सेंटेंस में उसे कैसे यूज़ किया जाता है ये भी जानेंगे। ये बहुत बढ़िया तरीका है जिसमें हम बहुत आसानी से अपनी वोकेबलरी को एनरिच कर पाएंगे। ठीक है, और आजकल तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 10 तक पढ़ा था। अब आते हैं रूल नंबर 11 पे। रूल नंबर 11 क्या कहता है कि किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या किसी इन्वेंशन के नाम के पहले द लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स है। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, शी कैन प्ले द तबला, द गिटार और द वायलिन। ठीक है, तो ये सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके नाम के पहले द लगाया गया है। फिर एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में है, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन और द टेलीविज़न। तो समझ ही रहे हैं, ये भी इन्वेंशन है, इसके नाम के पहले द लगाया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? जैसे पहला तो है नेशनैलिटी बताने वाले शब्द, राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द। फिर नेक्स्ट, जॉब या प्रोफेशन शब्द के पहले भी द लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सिनेमा या कोई थिएटर होगा तो उसके नाम के पहले भी द लगाएंगे। फिर आता है कमिटी, क्लब, फाउंडेशन या कोई ट्रस्ट होगा, तो इन सब के नाम के पहले भी द लगाया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है पहला कि द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। तो यहाँ पे इंग्लिश पीपल और फ्रेंच पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो है इंग्लिश या फ्रेंच, ये राष्ट्रीयता बताते हैं, नेशनैलिटी बताया जा रहा है इस वर्ड्स के इन वर्ड्स के द्वारा। तो नेशनैलिटी बताने वाले शब्द के पहले द लगाया ही जाता है। ठीक है, उसी तरह अगला एग्जाम्पल है, द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द मैच। ठीक है, तो इस वर्ड के पहले भी द लगाया जाएगा क्योंकि ये वर्ड नेशनैलिटी बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आई लाइक द टीचिंग जॉब। तो रूल में देख ही रहे हैं, जॉब या प्रोफेशन होगा तो उसके पहले भी द लगाया जाएगा। फिर नेक्स्ट, द सिनेमा हो गया, या फिर उसी तरह से द लायंस क्लब, द यूनाइटेड नेशंस, द फोर्ड फाउंडेशन और द राजीव गांधी ट्रस्ट। और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो कोई भी कमेटी होगा या क्लब या फाउंडेशन या कोई ट्रस्ट होगा तो इनके नाम के पहले द का यूज़ करना होगा। क्लियर है? चलिए अब आता है रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 कहता है कि जब दो या दो से अधिक नाउन किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज़ किया गया होगा तो वहाँ पे द तो लगेगा, और वो द पहले वाले नाउन के साथ लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ प्रेजेंट देयर। तो इस सेंटेंस से ये समझ में आ रहा है कि कोई एक ही आदमी है जो कि सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है, उसने दोनों काम संभाला हुआ है, तो वो प्रेजेंट है वहाँ पे। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज़ प्रेजेंट देयर। लाइकवाइज अगला जो सेंटेंस है, अगला एग्जाम्पल है, तो वो भी है कि द काउंसलर एंड फैकल्टी वॉज वर्किंग इन द ऑफिस। तो इस दोनों सेंटेंस से ये समझ में आ रहा है कि एक ही आदमी है, उसने दो काम संभाला हुआ, तो एक ही आदमी के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। तो अपना जो डेफिनेट आर्टिकल है द, वो पहले वाले नाउन के साथ आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब द का यूज़ सेंटेंस में कुछ अलग तरीके से करते हैं तो मीनिंग में कैसा बदलाव आता है। तो ये पहला वाला जो है ये तो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं? द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज प्रेजेंट देयर, मतलब एक ही आदमी है
और वो दो काम कर रहा है, सेक्रेटरी का भी काम कर रहा है और ट्रेजरर का भी, तो वो प्रेजेंट है। बट जब ये सेंटेंस द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर प्रेजेंट देयर, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि कोई दो आदमी है। ठीक है, पहला तो सेक्रेटरी है और दूसरा जो है वो ट्रेजरर है, तो वो दोनों प्रेजेंट है वहाँ पे। तो डेफिनेट आर्टिकल के यूज से मीनिंग बदल जा रहा है, तो इस बात का यहाँ ध्यान रखना है। क्लियर है? रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या कहता है कि द का प्रयोग कंट्री के नाम के पहले नहीं होता है। ठीक है, कोई कंट्री का नाम होगा तो वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि किसी कंट्री के नाम के साथ अगर ये सब लगा हो, क्या, रिपब्लिक, किंगडम, स्टेट, अगर ये सारे वर्ड्स लगे हुए हैं किसी भी कंट्री के नाम के आगे, तो इन कंट्रीज़ के नाम के पहले द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, जैसे द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड या द डोमिनिक रिपब्लिक, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम, तो हैं ये सारे कंट्रीज़ के ही नाम, बट क्योंकि इन सब के साथ कुछ ना कुछ रिपब्लिक या किंगडम या स्टेट्स ये सब लगा हुआ है, तो हमें इनके साथ द लगाना होगा। और भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही विजिटेड इंडिया, ये कंट्री का नाम है, अपनी कंट्री का नाम है, तो यहाँ द नहीं लगाया गया है। लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी एक कंट्री का नाम है, बट इसके साथ क्या लगा हुआ है, स्टेट्स लगा हुआ है, तो इस कंट्री के नाम के साथ द लग रहा है। ठीक है, उसी तरह से दे वेंट टू कैनेडा, बट एंड द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम कंट्री है लेकिन इसके साथ किंगडम लगा है, तो यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 में क्या है कि कुछ कंट्रीज़ या आइलैंड्स या माउंटेन या कोई पर्सन है, तो अगर ये सब प्लूरल फॉर्म में है तो इनके पहले भी द का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं, कंट्रीज़ हैं, आइलैंड्स हैं, माउंटेन या पर्सन, ये सब अगर प्लूरल में होंगे तो इनके पहले द का यूज़ करना होगा। कैसे? देखिए, जैसे कंट्रीज़ का, कंट्री के नाम में क्या, द नीदरलैंड्स, या आइलैंड्स देख सकते हैं, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द फिलीपींस। ठीक है, उसी तरह माउंटेन्स में क्या क्या है, द हिमालयाज़, द एल्प्स। ठीक है, फिर पर्सन में भी देख सकते हैं, द रेमंड्स, द अंबानीज़। तो इस तरह से अगर आता है तो यहाँ पे हमें द का यूज़ करना होता है, यानी ये सब कंट्रीज, आइलैंड्स, माउंटेन्स और पर्सन है, अगर ये प्लूरल फॉर्म में होंगे तो इसके साथ द का यूज़ करना होगा। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ नोट करने लायक बात क्या है कि सिसिली आइलैंड या बर्मुडा आइलैंड, जावा आइलैंड, एवरेस्ट या माउंट आबू, इन सब के साथ द का यूज़ नहीं होता है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 क्या है कि जो डायरेक्शंस के नाम हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो इसके साथ द का यूज़ होता है। ठीक है, डायरेक्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इसके साथ द का यूज़ होगा, लेकिन यदि इसके साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, तो अगर इन डायरेक्शंस के नाम के साथ किसी प्लेस का नाम जोड़ दिया जाता है तो उसके साथ द का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, प्लेस का नाम जुड़ जाने के बाद द का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। लाइकवाइज नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो इन वर्ड्स के पहले भी द का यूज़ नहीं होता है। एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, बट नेक्स्ट जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें यह है, ही इज़ गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ के साथ प्लेस का नाम जुड़ गया है तो फिर यहाँ पे द नहीं लगाया गया है। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3, राजस्थान इज़ इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, फिर एग्जाम्पल 4 देख सकते हैं, स्वीडन इज़ इन नॉर्दर्न यूरोप। तो अगर सिर्फ डायरेक्शन के नाम है तो वहाँ पे द लगाएंगे, बट डायरेक्शन के नाम के साथ अगर प्लेस नेम आ गया तो नहीं लगाया जाएगा, उसके साथ द का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। अब आता है रूल नंबर 17।
रूल नंबर 17 में भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसके साथ हमें द का यूज़ करना होगा। जैसे क्या क्या वर्ड्स हैं, स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री और इन्वायरमेंट। तो इन सब के साथ द का यूज़ करेंगे। बहुत आसान है, बस इन वर्ड्स का ध्यान रखना है, स्काई, मून, वर्ल्ड, सी, कंट्री और इन्वायरमेंट। तो इनके साथ ये वर्ड्स जहाँ भी आएंगे इनके साथ हमें द यूज़ करना होगा। जैसे द स्काई इज़ डार्क एंड द मून इज़ शाइनिंग। फिर नेक्स्ट, द सी सीम्स काम टुडे। ठीक है, फिर उसी तरह द इन्वायरमेंट हो जाएगा सेंटेंस में जहाँ भी आएगा। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 18 के तरफ। रूल नंबर 18 में जो है एक सेंटेंस स्ट्रक्चर दिया गया है। क्या है स्ट्रक्चर वो, जैसे द प्लस नाउन, उसके साथ ऑफ प्लस फिर समथिंग कुछ आएगा, तो यहाँ भी हमें द का यूज़ करना होगा। जैसे एग्जांपल्स से ये क्लियर हो जाएगा। जैसे द बैंक ऑफ अमेरिका, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस अ प्लेस नेम, यहाँ पे प्लेस नेम है। उसी तरह से द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। ठीक है, तो ये वाला जहाँ भी स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ पे स्टार्टिंग में हमें द लगाना है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इन रूल्स का ध्यान रखेंगे तो हम सही सही द का यूज़ कर पाएंगे। जो डेफिनेट आर्टिकल है अपना, उसके टोटल 18 रूल्स हैं, इसके मदद से हम द का सही सही यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म होता है। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि इंडेफिनेट आर्टिकल जिसमें कि ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है, इनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं जहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है, तो उसे हम लोग अगले टॉपिक में, जो टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है अपना एक्सक्लूसिव वर्ड ऑफ द डे। तो आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो क्या है, अपसर्ज। देख लीजिए ध्यान से, स्पेलिंग देख लीजिए। अपसर्ज, इसका जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होता है, चढ़ाव। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखना होगा तो क्या है, अ सडन एंड यूजुअली लार्ज इंक्रीज इन समथिंग। अचानक से होगा और बहुत लार्ज इंक्रीमेंट होगा। सिग्निफिकेंट इंक्रीज अगर किसी चीज़ में आ रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसर्ज बोलेंगे। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाएगा वो भी देख लेते हैं। जैसे इंडिया इज़ फेसिंग एन अपसर्ज इन कोरोना वायरस केसेस, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वार्न्ड। यानी इंडिया जो है इन दिनों कोरोना वायरस केसेस के नंबर में बहुत ज़्यादा उछाल, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देख पा रहा है, तो इसे हम अपसर्ज कहेंगे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, इसके सिनोनिम्स देख सकते हैं क्या क्या है। सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स, इंक्रीज, राइज, अपटर्न। और एंटोनिम्स क्या क्या है, एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स, वो है डिक्रीज, डाउन टर्न या डिक्लाइन। ठीक है, तो ये था अपना वर्ड ऑफ द डे। एक एक वर्ड करेंगे तो ये आसानी से याद भी हो जाएगा। इसे अलग से याद करने के लिए हमें कुछ करना नहीं होगा। ठीक है, चलिए वन मोर थिंग, कुछ लोगों ने मेरे से प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर वीडियो करने के लिए बोला है, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए करूँगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप किस पेपर के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं। इसके अलावा अब आप मुझे फेसबुक पे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बिकॉज़ योर अप्रिसिएशन इज़ आवर इंस्पिरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।